Hello my dear students, welcome to my channel and I hope that you all are doing great. So इस वीडियो के अंदर हम MHI 109 यानी कि MA हिस्ट्री सेकेंड ईयर का जो पेपर है आपका ये इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स डिस्कस करेंगे। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हमारे आंसर्स होने वाले हैं। तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MHI 109 की ये पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद हम पार्ट 2 वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे, जहाँ से आपके मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम जो आपके मूवमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे कि खिलाफत मूवमेंट आपका और रॉलेट एक्ट वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपको MHI 109 का गेस्ट पेपर परचेज करना है, गेस्ट पेपर के अंदर आपको 15+ क्वेश्चंस मिलेंगे विद आंसर्स इन ईजी लैंग्वेज। ठीक है, तो आप उसको परचेज कर सकते हो। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो ये नंबर है, ठीक है, इस नंबर पे हमें मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। डिस्क्रिप्शन से इसको कॉपी कर लो और वहाँ से अपना MHI 109 का गेस्ट पेपर आप परचेज कर लो। उसके अंदर सारी की सारी यूनिट से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस वहाँ पे हैं। वो आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अभी जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें नेचर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट एंड इट्स रोल इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट के बारे में बताना है और असहयोग आंदोलन में इसकी क्या भूमिका थी, इस पर हमें चर्चा करनी है। सो गाइस, जो खिलाफत मूवमेंट है इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन मुस्लिम्स। तो यहाँ पे जो भारतीय मुसलमान थे उनके द्वारा इस मूवमेंट को शुरू किया गया था। ठीक है, बिकॉज दे वर प्रोटेस्टिंग फॉर द डिसमेंबरमेंट ऑफ द ओटोमन कैलिफा आफ्टर World War I। इट सून मर्ज विद द ब्रॉडर इंडियन नेशनल स्ट्रगल। तो बाद में ये जो खिलाफत मूवमेंट है वो हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ क्या कर दिया गया था गाइज, मर्ज कर दिया गया था। तो खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की खलीफा की सत्ता समाप्त करने के विरोध में भारतीय मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया था। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ जुड़कर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन जाता है बाद में। ठीक है, तो इसको महात्मा गांधी लीड करते हैं, जब बाद में ये हिंदू मुस्लिम की एकता का एक प्रतीक बन जाता है। अब क्योंकि हमें इसके बारे में बताना है तो हम बताएंगे कि ये एक रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट था। क्या था गाइज, ये धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था। तो इट बिगेन एज अ रिलीजियस कंसर्न अमंग द इंडियन मुस्लिम्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओटोमन खलीफा कंसिडर्ड द सिंबॉलिक हेड ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। क्योंकि जो खलीफा था वो एक सिंबल था। जो खलीफा था उस टाइम पे, जो खलीफा वो क्या थे गाइस, मुस्लिम वर्ल्ड के एक सिंबल के तौर पे थे, उनके हेड थे वो। तो अगर उनकी सत्ता समाप्त हो जाती है तो ये एक तरीके का उन लोगों ने मूवमेंट शुरू करा है ना। तो यह एक धार्मिक भावना से प्रेरित आंदोलन था जिसमें खलीफा को इस्लामिक नेतृत्व के प्रतीक के रूप में बचाए रखने की मांग थी। इट ग्रेजुअली इवॉल्व इनटू एन एंटी ब्रिटिश पॉलिटिकल मूवमेंट। और बाद में ये क्या बन गया गाइस, बाद में बन जाता है ये एक एंटी ब्रिटिश पॉलिटिकल मूवमेंट, क्योंकि इंडियन मुस्लिम ने ये जो इशू था इसको कॉलोनियल इनजस्टिस के साथ जोड़ दिया था। तो यह आंदोलन धीरे धीरे एक औपनिवेशिक विरोधी स्वरूप ग्रहण कर गया और ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों के विरोध का माध्यम बना। लीडर्स लाइक द मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, हज़रत मोहानी, इन सभी ने इस मूवमेंट को फैलाने में जो है, इस मूवमेंट को दूर दूर तक पहुंचाने में एक नेतृत्व इन लोगों ने किया। इस मूवमेंट का रोल क्या था, नेशनल जो हमारा नॉन जो कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, खिलाफत जो आंदोलन है इसका असहयोग आंदोलन में इसकी क्या भूमिका थी। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि इसमें क्या था कि इसने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। अभी जो महात्मा गांधी हैं वो खिलाफत को सपोर्ट कर रहे थे, क्यों, बिकॉज उसको वो मर्ज करना चाहते थे हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ, ताकि हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और ब्रिटिशर्स को यहाँ से उखाड़ फेंकें। उसके अलावा इससे जो सोशल बेस है, सो द इंक्लूजन ऑफ द खिलाफत इशू ब्रॉड मुस्लिम मासेज इनटू द नेशनल मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द लार्ज स्केल। तो जब हमने उन लोगों को भी अपने इस मूवमेंट में इंक्लूड करा तो हम देखते हैं कि उस समय पे
भारी मात्रा में जो मुस्लिम जन समुदाय था उसकी भागीदारी भी बढ़ जाती है। इसने ब्रिटिश विरोध को और ज़्यादा तेज़ कर दिया था, क्योंकि अब रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों प्रोटेस्ट हो रहा था। ठीक है, रिलीजियस जो है आपका खिलाफत, एंड जो आपका पॉलिटिकल है वो स्वराज की जो लोग मांग कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों के लिए और भी ज़्यादा क्या हो गया था, ये उनके प्रति जो विरोध है वो बढ़ गया था। शॉर्ट टर्म यूनिटी और लॉन्ग टर्म डाइवर्जेंस। तो वाइल द अलायंस वॉज स्ट्रॉन्ग इन द अर्ली 1920, इट वीकेंड आफ्टर द अबॉलिशन ऑफ द खलीफा बाय टर्की इन 1924। तो जब खलीफा को हटा दिया जाता है तो जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर साथ देना छोड़ देते हैं। उसके अलावा 1920s के मिड टाइम से हम देखते हैं कि जो कम्युनल टेंशन्स थी हिंदू मुस्लिम के बीच में वो भी बढ़ जाती हैं। तो यद्यपि प्रारंभिक समय में यह एकता प्रभावशाली रही, परंतु 1924 में तुर्की द्वारा स्वयं खलीफा की संस्था समाप्त कर देने और सांप्रदायिक तनाव के कारण यह कमज़ोर पड़ गई। फिर हमने फाइनली कंक्लूजन में बता देना है कि जो हमारा खिलाफत मूवमेंट था वो एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक एग्जाम्पल है रिलीजियस सेंटिमेंट्स का। ठीक है, इसमें हमें पॉलिटिकल नेशनलिज्म भी देखने के लिए मिलता है और ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक लैंडमार्क है। दो शॉर्ट लिव्ड इट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रिंट ऑन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो भले ही ये शॉर्ट लिव था, यानी कि थोड़े समय के लिए ही था, बट इसने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाला एंड हाईलाइटेड द पोटेंशियल एंड चैलेंजेस ऑफ कम्युनल हारमनी इन एंटी कॉलोनियल पॉलिटिक्स। तो खिलाफत आंदोलन ने धार्मिक भावना और राजनीतिक राष्ट्रवाद के विलय का दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत किया। असहयोग आंदोलन में इसकी भागीदारी ने स्वतंत्रता संग्राम को नया बल दिया, पर साथ ही यह दिखाया कि सांप्रदायिक एकता बनाए रखना कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो हमने यहाँ पे पूरा इस खिलाफत जो मूवमेंट है इसको समझ लिया है। आप एक बार इसके पॉइंट्स को रिवाइज कर लो, देखो कि क्या इसके बारे में पूछा गया है कि ये था कैसा मूवमेंट, क्या इसका नेचर था। तो हमने वो सारा इसको डिस्कस किया। देन हमने बताया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या इसने एक बड़ा रोल प्ले किया। ठीक है गाइस, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, 1857 की जो क्रांति है उस पर एक टिप्पणी करनी है। सो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इसको भारतीय आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहते हैं एंड इट वॉज अ मेजर अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और ये अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा संग्राम था। इट बिगैन ऑन 10 मई 1857 इन मेरठ एज सून एज स्प्रेड नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। तो ये कब शुरू हुआ था? पहली चीज़ देखो कि इसको 1857 की क्रांति जो है इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक ये व्यापक विद्रोह था। इसकी शुरुआत मेरठ में हुई और यह उत्तर और मध्य भारत में फैल गया। यद्यपि यह सफल नहीं हुआ, परंतु इसका ऐतिहासिक प्रभाव अत्यंत ही गहरा था। ठीक है, तो जो हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 है उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा गहरा था, भले ही वह पूरा सफल ना हुआ हो। इसके क्या क्या कॉजेज़ थे, क्या क्या रीजंस थे? तो अंग्रेज़ों ने जो डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स लेकर आया हुआ था, जिसके अंदर वो इंडियन स्टेट में अगर कोई भी उनका हायर नहीं होता है तो वो उनका स्टेट हथिया लेते थे। ठीक है, तो ये जो नीति थी और जो इंडियन रूलर्स को ये ह्यूमिलेट करते थे, ये एक बहुत ही बड़ा कारण था। तो डलहौजी की अपहरण नीति तथा देसी रियासतों का विलय ने इसमें असंतोष को जन्म दिया। उसके अलावा कुछ इकोनॉमिक कारण भी थे, जैसे कि लैंड रिवेन्यू अंग्रेज़ों का बहुत ही ज़्यादा हाई था और उन्होंने हमारे यहाँ पे जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ वगैरह चल रही थी उन सभी का क्या कर दिया था, शोषण कर दिया था। उनकी वजह से जो हमारी इकॉनमी है, जो भी हमारी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती थी, वो सब क्या हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो हमें इकोनॉमिक जो कारण है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्थिक तौर पे इन्होंने हमारा काफ़ी ज़्यादा शोषण किया हुआ था ब्रिटिश नीतियों ने। उसके अलावा सैनिक कारणों की बात करें तो पेमेंट में डिस्क्रिमिनेशन करते थे और कारतूस में ऐसा दिखाया गया कि जिस ऐसे कारतूस का यूज़ करते थे जो कि हमारे रिलीजियस बिलीव्स के खिलाफ था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को इन्होंने आहत पहुंचाई थी। एंड इसके कुछ सोशल रिलीजियस कॉजेस की बात करें तो लोगों को ये लग रहा था कि कहीं ये जो है भारतीयों का धर्म परिवर्तन ना करवा दें, तो एक रिलीजियस कन्वर्जन का डर था, इस वजह से रिवॉल्ट हुआ। उसके अलावा जो ये लोग इंडियन ट्रेडिशंस में इंटरफेयर करते थे जिससे कि लोगों की धार्मिक आस्थाओं को आघात पहुंचता था। ठीक है, वो एक कारण है। मिशनरियों की गतिविधियां इसका एक कारण है।
रिवॉल्ट की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही बड़े पैमाने पर था, लेकिन पूरा देश जो है, केवल नॉर्दर्न इंडिया में हमें ये देखने के लिए मिलता है। ऑल ओवर द कंट्री हम इसको नहीं देखते। इसमें राजा, नवाब, सिपॉयज जो हैं वो इसको लीड कर रहे थे, और पार्टिसिपेशन हमें पीजेंट्स, आर्टिसंस और ज़मींदार्स का देखने के लिए मिलता है। ठीक है, लीडर्स की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र, कानपुर में नाना साहिब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई वगैरह इस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे थे। फिर इसके रीजंस क्या थे कि फेल क्यों हो जाता है, तो क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप कमज़ोर थी। ठीक है, कोई भी एक सेंट्रल पावर नहीं थी गाइड करने के लिए। ठीक है, वो एक ये कारण है। रिसोर्सेज की इनके पास कमी थी, और मॉडर्न आर्म्स एंड टैक्टिक्स जो थे ब्रिटिशर्स के, वो भी इनको परेशानी पहुंचा रहे थे। ठीक है, तो क्या क्या रीजंस थे? तो पहला रीज़न था नेतृत्व की कमी, संसाधनों की अपर्याप्तता तथा अंग्रेज़ों की सैन्य क्षमता के कारण यह आंदोलन असफल हो जाता है। फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि जैसे ही आंदोलन खत्म होता है तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आ जाता है। भारत के अंदर ब्रिटिश क्राउन रूल चलने लगता है, और उनकी जो पॉलिसी थी फूट डालो और राज करो की पॉलिसी अंग्रेज अपनाते हैं, जिसमें वो हिंदू मुस्लिम के अंदर और ज़्यादा जो टकराव है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो हमने फाइनली क्या समझा कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है ये मोर देन अ मिलिट्री म्यूटिनी था। तो यद्यपि यह आंदोलन असफल रहा, परंतु इसने स्वतंत्रता की चेतना को जन्म दिया और राष्ट्रवाद की नींव रखी। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी हमें देखने के लिए मिलती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें रॉलेट एक्ट के बारे में बताना है कि रॉलेट एक्ट क्या था और यह राष्ट्रवादियों के बीच इतना अलोकप्रिय क्यों था। तो रॉलेट एक्ट को हम रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी कहते हैं ऑफ द ईयर 1990। इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा जो है लेकर आया गया था, पास किया गया था, क्योंकि वो इंडिया में चल रही रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पे रोक लगाना चाहते थे। यानी कि जो भी लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर रोक लगाने के लिए ये एक्ट वो लेकर आए थे। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश जो सरकार थी उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिल गई थी। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट, जिसे आधिकारिक रूप से अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम भी कहा जाता है, भारत में उभरते राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे लागू किया गया था। इसके बाद इसके प्रोविजंस की बात करें तो बिना ट्रायल के 2 साल तक इसमें जेल का प्रावधान था। किसी भी तरीके का लीगल रिप्रेजेंटेशन यानी किसी भी वकील वगैरह की सुविधा नहीं मिलेगी। इन कैमरा ट्रायल्स होंगे, ठीक है, गुप्त न्यायालयों में सुनवाई होगी, और प्रेस वगैरह भी इसके बारे में कुछ भी नहीं छाप सकती, ना अखबारों में छपेगा। तो बेसिकली क्या होगा कि इंसान को ज़बरदस्ती भी वो इसमें फंसा सकते थे। तो ये नेशनलिस्ट के लिए इतना बेकार, वो क्यों इसको नहीं सपोर्ट करते थे? क्योंकि इसने नागरिकों की स्वतंत्रताओं का उल्लंघन किया था। जो भी सिविल लिबर्टीज़ थी उनको, उसका ये वॉयलेशन करता था। इसने जो बेसिक राइट्स होते हैं ना नागरिकों के, वो छीन लिए थे। जैसे कि ये वाला राइट होता है कि भाई ट्रायल होता है कोर्ट के सामने, बट इसके अंदर ये राइट छिन गया था। ठीक है, और जो हमारे इंडियंस हैं उन्होंने ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर 1 में सपोर्ट किया था। तो अब वो चाहते थे कि अंग्रेज़ हमारे यहाँ पर भी रिफॉर्म्स करेंगे क्योंकि हमने उन्हें सपोर्ट किया है, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया और एक तरीके से भारतीयों को उन्होंने धोखा दिया और असहमति को कुचलने का माध्यम बनाया। सो ये अधिनियम शांतिपूर्ण विरोध को दबाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो गांधी जी ने इसको एक ब्लैक एक्ट का नाम दिया और उन्होंने फिर रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत करी। ठीक है, 1919 में फिर क्या शुरुआत करी उन्होंने? रॉलेट सत्याग्रह की, जो कि इस रॉलेट एक्ट के ही खिलाफ था। इससे क्या होता है कि पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में हम विरोध देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार भी इसी के बाद होता है। ठीक है, एंड जो हमारा इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें जो लोग हैं, अब उनके अंदर क्या आ गया है गाइस? आक्रोश बहुत ही ज़्यादा पैदा हो जाता है, और लोगों का जो विश्वास था अंग्रेज़ों के जस्टिस से वो पूरा का पूरा हट जाता है उसके बाद। तो हमने फाइनली क्या समझा कि जो रॉलेट एक्ट है ये एक ड्रैकोनियन लॉ था दैट मार्क द टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इट्स अनपॉपुलैरिटी ले इट्स रिप्रेसिव नेचर, टाइमिंग एंड सिंबलिज्म ऑफ द कॉलोनियल इनजस्टिस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो एक्ट है ये जो ब्रिटेन था उसकी न्याय व्यवस्था से, ठीक है, उन्होंने हमारे साथ जो इनजस्टिस किया वो सारी चीज़ें हमें दिखाता है, और हमारे स्वतंत्रता संग्राम को भी इसने एक नई दिशा दी। यह ब्रिटिश शासन की निरंकुशता का प्रतीक भी बन गया था। सो गाइस, इसके बाद मैं पार्ट 2 वीडियो भी अपलोड करूंगी। जब तक के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना
और अगर आपको अपना जो है गेस्ट पेपर परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर से आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।